नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सोचो एक सेकंड के लिए, एक देश जिसके पास सबसे बड़ा डायस्पोरा है वेस्ट एशिया में, नियरली 1 करोड़ इंडियंस। एक देश जिसका 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल गल्फ और ईरान से आता है। एक देश जिसने डिकेड्स तक खुद को नॉन अलाइंड कहते हुए पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी जगह बनाई, और फिर एक दिन 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी मार दिया गया, सैकड़ों सिविलियंस की जान चली गई और दुनिया देखती रही। और इंडिया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ डीप कंसर्न की स्टेटमेंट आई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, और बस। तो आज का सवाल यही है, क्या यूएस का इन्फ्लुएंस इंडिया पर और बढ़ गया है? क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिर्फ एक बजवर्ड रह गई है, और इसका इंडिया को क्या कॉस्ट पड़ रहा है? वेलकम बैक। आज हम डीप डाइव करते हैं इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी और देखते हैं कि क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दोस्तों, समझने के लिए पहले सीधा जानना पड़ेगा इंडिया का वेस्ट एशिया के साथ रिश्ता। एक वर्ड से समझना आसान है, बैलेंस। कोल्ड वॉर के ज़माने में इंडिया और नॉन अलाइंड मूवमेंट का पिलर था, मतलब ना अमेरिका का साइड लेना ना सोवियत का। अपनी स्ट्रेटजी, यही फॉर्मूला वेस्ट एशिया में भी अप्लाई हुआ। इंडिया ने एक साथ इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखे, ईरान के साथ एनर्जी और कनेक्टिविटी डील्स किए, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ पेट्रो डॉलर और डायस्पोरा के कनेक्शंस बनाए, और पैलेस्टीन के साथ मॉरल, पॉलिटिकल और सॉलिडरिटी मेंटेन की। इसको कहते हैं डी हाइपेनेशन पॉलिसी, मतलब हर देश के साथ अलग इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। अगर ईरान और इसराइल के बीच लड़ाई हो जाए तो इंडिया को एक तरफ नहीं जाना, दोनों से बात करो, दोनों से अपना काम निकलवाओ। ये अप्रोच काम भी करती थी क्योंकि इंडिया की जेन्युइन स्टेक्स थी हर साइड में। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, फरजाट बी गैस फील्ड सस्ते क्रूड ऑयल के लिए, गल्फ अरब्स स्टेट्स के साथ नियरली 1 करोड़ इंडियंस वहाँ काम करते हैं। ये लोग 30 से 35 बिलियन डॉलर एनुअली रेमिटेंसेस भेजते हैं। और गल्फ से आता है इंडिया का एनर्जी लाइफलाइन। इसराइल के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर इनोवेशन और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। 25 फरवरी 2026 प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल में भाषण देते हैं। ये पहला मौका था जब किसी इंडियन पीएम ने इजरायली पार्लियामेंट को डायरेक्टली एड्रेस किया। मोदी नेतन्याहू जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, डिफेंस डील अनाउंसमेंट होते हैं। 28 फरवरी मोदी अभी भी इंडिया लौट के आए भी नहीं हैं, और यूएस और इसराइल ने कंबाइंड स्ट्राइक्स ईरान पर शुरू कर दिए गए। अयतुल्ला अली खमेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, मार दिए गए, उनके डिफेंस मिनिस्टर मारे गए, सैकड़ों सिविलियंस भी मारे गए। ये पहली बार हुआ था कोल्ड वॉर के बाद जब किसी सुपर पावर ने किसी देश के सुप्रीम लीडर को डायरेक्टली टारगेट किया। अब सोचो इंडिया की जगह अपने आप को। तुम्हारा पीएम अभी इसराइल से वापस आया है, तुम्हारा एनर्जी सप्लायर, तुम्हारा चाबहार पार्टनर, वो जल रहा है। दुनिया देखती रही, इंडिया क्या बोलेगा? इंडिया ने कहा डीप कंसर्न, मतलब हम कंसर्न्ड हैं, लेकिन क्या रॉन्ग हुआ, किसने किया, क्या इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ, ये नहीं बोला। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली कहा राइसीना डायलॉग में, हम इंडिया को ब्रीफ नहीं कर सके क्योंकि ये डिसीजन लास्ट मिनट में हुआ, तो इंडिया को पता भी नहीं था इन एडवांस। ये बात नोट करो, इंडिया खुद को इमर्जिंग ग्रेट पावर बोलता है, लेकिन ईरान पर स्ट्राइक होने से पहले इंडिया को कंसल्ट तक नहीं किया गया। जैसे एक फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ वेद मलिक ने कहा, ऑल्दो इंडिया हैज़ नॉट टेकन एनी साइड पब्लिकली, इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट डेफिनेटली लाई मोर विद द यूएस, इसराइल एंड देयर allies. Thus a tilt towards them is becoming obvious. ये एक रिटायर्ड जनरल का स्टेटमेंट है, इंडिया के अपने जनरल का। ओके, अब आता है वो इंसिडेंट जो इंडिया को हिला के रख दिया, लेकिन सिर्फ अंदर अंदर, बाहर इंडिया फिर भी चुप था। इंडिया ने एक नेवल एक्सरसाइज होस्ट की,
मिलान 2026 विशाखापट्टनम में। पूरी दुनिया की नेवीज वहां आई थी। ईरान के नेवल फ्रिगेट IRIS देना भी आई गेस्ट के तौर पर इंडिया के इनविटेशन पर। ये ईरानियन सेलर्स इंडिया की मेहमान नवाजी में थे। इंडिया के नेवी के साथ ड्रिल्स किए। 4 मार्च 2026 IRIS देना वापस ईरान जा रही थी। श्रीलंका के 44 न्यूटिकल माइल्स बाहर इंटरनेशनल वाटर में यूएस नेवी सबमरीन ने उसे टॉर्पीडो से दोबारा उठने नहीं दिया। ईरान का वॉरशिप डूब गया। उसके सेलर्स जो हफ्ते भर इंडिया में हुए थे मारे गए। इंडिया की रिएक्शन 24 घंटे बाद एक नेवी स्टेटमेंट, नो कंडेमनेशन, नो प्रोटेस्ट टू वाशिंगटन, कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक नोट नहीं, कुछ नहीं। इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट सच में कितना रियल है? क्या ये जेन्युइन इंडिपेंडेंस है या सिर्फ मार्केटिंग? देखते हैं। ईरानियन ऑयल 2019 में इंडिया ईरान का एक टॉप कस्टमर था। जब ट्रंप ने JCPOA तोड़ के सैंक्शंस इम्पोज किए, इंडिया ने स्लोली ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। क्यों? वाशिंगटन प्रेशर। 2025 के आखिर में इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल भी रिड्यूस की 40% से 25% तक, क्योंकि यूएस ने 50% टैरिफ्स इंडिया पर इम्पोज किए और डील का एक कंडीशन यही था। फरवरी 2026 इंडिया यूएस ट्रेड डील। इंडिया ने कमिट किया $500 बिलियन वर्थ यूएस प्रोडक्ट खरीदेगा 5 साल में। रशियन ऑयल खरीदना बंद। फार्मर्स एंग्री हैं, ओपोजिशन भी एंग्री है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। चाबहार प्रोजेक्ट। इंडिया का इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। ईरान के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने की इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। 2024 में 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, लेकिन इंडिया के 2026 बजट में चाबहार के लिए कोई अलोकेशन नहीं। ईरान ने कहा वेरी डिसअपॉइंटेड विथ इट। I2U2, IMEC और क्वाड। इंडिया ने अब I2U2 का मेंबर है। इंडिया, इजराइल, UAE और US। IMEC इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, एक US और गल्फ बेकड़ा इनिशिएटिव। क्वाड में इंडिया है, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ। ये सब फ्रेमवर्क्स में इंडिया का रोल क्या है? सीनियर पार्टनर नहीं, एक सपोर्टिंग कास्ट। वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया स्ट्रेटेजी का एक यूजफुल पीस। न्यूज़ लॉन्ड्री ने सेम ऑब्जर्वेशन दी। इंडिया का ईरान के साथ साइलेंस कोई न्यू थिंग नहीं है। 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने ईरान के अगेंस्ट IAEA वोट दिया था। यूएस प्रेशर पर हिस्ट्री रिपीट हो रही है। हार्श वर्ड्स हैं, लेकिन ये क्वेश्चन लेजिटिमेट है। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ न्यूज़ में नहीं होती, ये सीधा आपकी ज़िंदगी में आती है। एनर्जी क्राइसिस। इंडिया का नियरली 49 to 55% क्रूड ऑयल वेस्ट एशिया से आता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये एक न्यूटिकल चौक पॉइंट है जिससे इंडिया का 40 to 50% क्रूड ऑयल गुजरता है। ईरान US कॉन्फ्लिक्ट ने इस स्टेट पर नेवल टेंशंस बना दी है। कतर ने फोर्स मेजर डिक्लेयर कर दिए LNG शिपमेंट्स पर। कई इंडियन सिटीज़ में LPG प्राइसेस स्पाइक हो चुकी है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये नंबर्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपके रसोई का गैस सिलेंडर है। 4 लाख बासमती राइस मार्च 2026 में पोर्ट्स पर अटकी है। सऊदी अरेबिया और ईरान के रास्ते बंद हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स लॉस में हैं। इंडिया वेस्ट एशिया से 40% फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है। यूरिया, NPK। अगर ये रुक जाए, फार्मिंग कॉस्ट बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। नियरली 1 करोड़ इंडियंस गल्फ में काम करते हैं। UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन, ये सब में इंडियंस हैं। कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो इवैक्यूएशन प्लानिंग, जो अभी भी अनप्लान्ड है, एक मैसिव ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज बन सकती है। चाबहार और सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी, ये इंडिया का ट्रम्प कार्ड था पाकिस्तान को बाईपास करने का। अफगानिस्तान तक पहुंचना। सेंट्रल एशिया में रसिया और ईरान के जरिए ट्रेड
करना। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक $multi-billion। अभी ईरान इंडिया को अपने इनेमी के दोस्त के तौर पर देख रहा है। कोई भी तेहरान की नई लीडरशिप अगर रिजिम चेंज होता है तो चाबहार के कॉन्ट्रैक्ट्स को एक सस्पिशियस नज़र से देखेगी। इंडिया ने 1 बिलियन इन्वेस्ट किया और एक ट्वीट भी नहीं कर सके कंडेम करने के लिए। ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026 में इंडिया ब्रिक्स चेयर है। ब्रिक्स में चाइना, रसिया, ईरान सब हैं। इंडिया का ईरान पर साइलेंस बाकी ब्रिक्स मेंबर्स में इंडिया को आउटलायर बनाकर रख दिया है। इंडिया ग्लोबल साउथ लीडर कहता है, लेकिन ग्लोबल साउथ में ईरान पर सिंपैथी ज़्यादा है यूएस के बजाय। अब सवाल ये है, क्या इंडिया यहाँ से कुछ ठीक कर सकता है? फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने फाइनली ईरानियन एम्बेसी जाके कॉन्डोलेंसेस बुक साइन किया 7 मार्च को, एक हफ्ते बाद। बहुत लेट, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया ऑलरेडी अफ्रीका, अमेरिका और रसिया से डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये और तेज होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एक्सपेंड करो। एक चीज़ पे डिपेंड मत रहो, अपनी शर्तें डिफाइन करो। देखिए, इंडिया का यूएस के साथ क्लोज रहना ज़रूरी है, चाइना को काउंटर करने के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए और ट्रेड के लिए भी। तो फाइनली, क्या यूएस का इन्फ्लुएंस इंडिया पर और बढ़ गया है? नॉट रियली। इंडिया अभी भी रसिया से रिलेशंस रखता है, चाइना से बात करता है, ब्रिक्स में बैठता है, लेकिन क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब अभी भी वही है जो था? नहीं, क्लियरली नहीं। इंडिया एक ड्रिफ्ट में है, यूएस इजराइल एक्सिस की तरफ। ये ड्रिफ्ट कॉन्शियस भी है और कुछ हदों में अनकॉन्शियस भी। सैंक्शंस का प्रेशर, ट्रेड डील्स का प्रेशर, पर्सनल रिलेशनशिप का इन्फ्लुएंस, सब मिलके इंडिया को एक तरफ खींच रहे हैं। और कॉस्ट बहुत रियल है। एनर्जी कनेक्टिविटी, डायस्पोरा सेफ्टी, डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी, ब्रिक्स स्टैंडिंग, सब में इंडिया कुछ ना कुछ खो रहा है। असली सवाल ये नहीं कि इंडिया किसकी तरफ जाए, असली सवाल ये है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए खुद आवाज़ उठा सकता है या नहीं। वो आवाज़ अभी भी खो रही है। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।